अपराधी किसी दूसरी दुनिया से नहीं आते, अपने आसपास ही होते हैं। बेटी, घर कब आओगी? देखिए सुपर क्राइम टाइम, अपना ख्याल रखना। स्कूल में बच्चों के बीच छोटी मोटी लड़ाई कोई नई बात नहीं, लेकिन स्कूली बच्चों के जिस लड़ाई की कहानी हम आपको आज बताने जा रहे हैं, उसे देखकर हर माँ बाप के लिए यह कहना जरूरी हो जाएगा कि क्या ऐसा होता है? जी हाँ, जो अपने बच्चों का बेहतर भविष्य बनाने के लिए स्कूल भेजते हैं। हैदराबाद के स्कूल में 2 बच्चों की लड़ाई इतनी खतरनाक हो गई कि पिटाई के बाद एक बच्चे की मौत हो गई, और जब दूसरे बच्चे को बताया गया कि उसकी मार से छात्र की मौत हो गई, तो उसका सवाल था कि मौत क्या होती है? ये स्कूल मेरे घर के करीब है बोल के मैं स्कूल में ये कराया भाई। मेरे को अगर मालूम होता ये स्कूल इतना गैर जिम्मेदाराना है, मेरे बच्चे की जान ले लेंगे तो मैं ये स्कूल में नहीं डालता बच्चे को। मेरे बच्चे आंख में आंसू, पीठ पर लाल रंग का स्कूली बैग। इसी स्कूली बैग को लेकर 6.5 साल का मोहम्मद इब्राहिम स्कूल गया था, लेकिन अब इसे इब्राहिम के पिता लेकर घर लौट रहे हैं। दरवाजे पर खड़ी इब्राहिम की मां स्कूल बैग देखते ही फूट फूट कर रोने लगी। अपने शौहर से पूछती रही, सिर्फ स्कूल बैग लेकर क्यों लौटे? मेरा लाल कहां है? लेकिन यह हकीकत वो भी जानती है कि अब नन्ना इब्राहिम कभी नहीं लौटेगा। आखिर क्या हुआ उस मासूम के साथ? चलिए आपको पूरी कहानी बताते हैं, जो शुरू हुई थी 12 जुलाई 2016 को। हैदराबाद के एक स्कूल में लंच के दौरान दूसरी क्लास में पढ़ने वाले इब्राहिम का अपने एक सीनियर छात्र से झगड़ा हो गया। झगड़े के दौरान तीसरी क्लास में पढ़ने वाला छात्र इब्राहिम पर भारी पड़ गया। उसने इब्राहिम के पेट और गुप्त अंगों पर हमले किए, जिससे वो चीखने लगा। लंच होने की वजह से इस झगड़े पर न तो किसी टीचर का ध्यान गया, न ही स्कूल के कर्मचारियों ने देखा। लेकिन इब्राहिम के चीखने की आवाज सुनकर लोग क्लासरूम में पहुंचे और उसकी खराब हालत को देखकर तुरंत अस्पताल पहुंचाया गया। अस्पताल में शुरुआती इलाज के बाद इब्राहिम को घर भेज दिया गया, लेकिन जब इब्राहिम घर पहुंचा तो उसकी हालत देखकर घर वाले सन्न रह गए। तड़प तड़प के चीखा मारा, क्या हुआ बेटे, क्या हुआ बेटे? डैडी यहाँ पे मेरे को मार लगा बेटे, पेन देखे तो भाई सामने टेस्टिस पे मार लगा, टेस्टिस सूजन आ गया, फूल गया टेस्टिस। इब्राहिम की इंटरनल ब्लीडिंग को रोकने में डॉक्टर नाकाम रहे और 5 दिन तक तड़पने के बाद आखिरकार शनिवार को उसने दम तोड़ दिया। इसके बाद इब्राहिम से झगड़ा करने वाले छात्र को जब बताया गया कि उसने जिस बच्चे की पिटाई की थी उसकी मौत हो गई, तो उसने एक मासूम सा सवाल पूछा। उसका सवाल था कि मौत क्या होती है? 8 साल के मासूम के इस सवाल का जवाब शायद ही किसी के पास हो। कोई उसे कैसे समझाए? जिस बच्चे को मौत का मतलब तक नहीं पता, उसने पीट पीट कर एक बच्चे की जान ले ली। पुलिस ने इस मामले में केस दर्ज कर लिया है, लेकिन नाबालिग होने की वजह से बच्चे को गिरफ्तार नहीं किया गया। दूसरी तरफ इब्राहिम के घर वाले इस मामले में स्कूल प्रशासन को जिम्मेदार ठहरा रहे हैं। उनका साफ कहना है कि अगर स्कूल प्रशासन ने लापरवाही न बरती होती, अगर टीचर्स ने लंच के वक्त भी बच्चों पर ध्यान दिया होता, तो आज मासूम इब्राहिम इनके साथ होता। स्कूल के प्रेमिसेस में, स्कूल के अंडर में इतना बड़ा जो है ना ये हो रहा, तो स्कूल के मैनेजमेंट क्या कर रहे हैं? स्कूल अथॉरिटीज के ऊपर फिर वो इंटरवल का समय में बच्चों के ऊपर थोड़ा निगरान लगाना था, जो नहीं लगाया, बल्कि उनके ऊपर भी रिपोर्ट, ये एक स्कूल अथॉरिटीज के ऊपर गवर्नमेंट को रिपोर्ट भी भेज लेती। इस मामले में पुलिस स्कूल मैनेजमेंट से भी पूछताछ कर रही है। स्कूल में लगे सीसीटीवी कैमरे काम नहीं कर रहे थे, इस लापरवाही पर भी जवाब तलब किया जा रहा है। इस बीच स्कूल ने अपने बचाव में ये कहना शुरू कर दिया है कि इब्राहिम हमेशा बीमार रहता था।
लेकिन जब पिता को यह खबर लगी तो उन्होंने रो रो कर अपने बच्चे की मार्कशीट दिखाई और बताया कि उनका बच्चा पढ़ाई में बेहद होशियार था और कभी एब्सेंट नहीं रहता था। अरे बच्चे के हर सब्जेक्ट में देखो आप, देखो ये सब्जेक्ट में 100 में 97, मोहम्मद इब्राहिम रोल नंबर 6, हर चीज मेरा बच्चा इतना पढ़ने में इतना इंटरेस्टेड। दर्द में तड़पता ये परिवार अब यही दुआ कर रहा है कि किसी और बच्चे के साथ ऐसा न हो। उन्हें उस मासूम से शिकायत नहीं है जिसने इब्राहिम को इतनी गंभीर चोट दी कि उसकी जान चली गई, क्योंकि ये भी जानते हैं कि बच्चे खेल खेल में ऐसा करते रहते हैं। शिकायत तो स्कूल प्रशासन से है, जिनके भरोसे हर माँ बाप अपने मासूम बच्चे या बच्चियों को स्कूल भेजते हैं। उनकी जरा सी लापरवाही किसी परिवार को कभी न भुला पाने वाला गम दे सकती है। इसीलिए हम कहते हैं, अपना ख्याल रखना और अपनों का भी। ब्यूरो रिपोर्ट, IBN 7। दूसरी कहानी कुछ यूं है कि वो लड़की पढ़ लिख कर कुछ बनना चाहती थी, लेकिन कुछ दरिंदों की उस पर नजर पड़ गई। उसके बाद उस लड़की पर जो कुछ गुजरी वो दिल दहला देने वाली है। यह आरोप है उस छात्रा के जो रोहतक के अस्पताल में भर्ती है। लड़की ने यह आरोप लगाए हैं, लेकिन पुलिस जांच कुछ और ही कहानी बयां कर रही है। देखिए यह खास स्टोरी। पांच महापापी और एक मासूम लड़की। 3 साल पहले सामूहिक बलात्कार, 3 साल बाद फिर गैंगरेप। जगह भी बदल गई, लेकिन वहशियों के चेहरे वही थे। मैं देख के डर गई। उन्होंने मुझे गाड़ी में डाल लिया। फिर मेरी गर्दन दबा दी। खौफ से लरजते होठों से अपने बेआबरू होने की कहानी बयां कर रही इस लड़की का दर्द महसूस करना कोई मुश्किल काम नहीं है। ये सोचना कोई मुश्किल काम नहीं है कि अस्पताल के बिस्तर पर लेटी दर्द से करा रही इस लड़की पर क्या बीत रही होगी। वो जिस खौफ से गुजर रही है उसे महसूस करना भी कोई मुश्किल काम नहीं है। जाहिर है इस लड़की के लिए वो मंजर बेहद खौफनाक होगा जब उसका सामना उन वहशियों से हुआ होगा जिन्होंने 3 साल पहले उसकी रूह को छलनी किया था। जो अभी इन दरिंदों ने ये जो घटना को अंजाम दिया है, 2013 में भी ये सभी 5 आरोपी थे। पीड़िता का आरोप है कि रोहतक के इसी कॉलेज के बाहर से 13 जुलाई को 5 युवक उसे जबरन उठा ले गए थे। उन्होंने उसे जबरन गाड़ी में बैठाया और नशीला पदार्थ पिला दिया, जिसके बाद वो उसे एक सुनसान जगह पर ले गए और सामूहिक बलात्कार का शिकार बनाया। जब लड़की की हालत बहुत ज्यादा बिगड़ गई तो आरोपी उसे पास की झाड़ियों में फेंककर फरार हो गए। बेसुध हो चुकी लड़की को कुछ होश आया तो वो देर रात को अपने घर पहुंची। लड़की की हालत देखकर घर वाले उसे पास के अस्पताल में ले गए, जिसके बाद फौरन ही पुलिस को जानकारी दी गई। पीड़िता के परिवार का दावा है कि साल 2013 में पीड़िता और उसका परिवार भिवानी में रहता था और उसके साथ शहर के ही 5 युवकों ने बलात्कार किया था, जिसके बाद उसने आरोपियों पर केस दर्ज करवाया था। पुलिस ने कार्रवाई करते हुए आरोपियों को गिरफ्तार करके जेल भी भेज दिया था। इसके बाद पीड़ित लड़की का परिवार भिवानी छोड़कर रोहतक में जाकर बस गया। पीड़ित परिवार की माने तो इसी बीच आरोपी लड़कों के परिवार लगातार केस वापस लेने का दबाव बनाते रहे। उनका दावा है कि आरोपी परिवारों ने 50 लाख रुपए तक देने की पेशकश की थी, लेकिन पीड़ित परिवार ने केस वापस लेने से साफ मना कर दिया। हम गरीब आदमी हैं, ये लोग दबंग हैं। इनकी दबंगगिरी से हमने परेशान होकर डर के हमें इन्होंने पैसे का 50 लाख का ऑफर भी दिया था, दबाव बनाया था हमारे पे, लेकिन हम नहीं झुके। अभी तक आपने जो भी कहानी देखी और सुनी,
ये वो पक्ष है जो लड़की और उसके परिवार ने रखा है। लेकिन गैंग रेप के ताजा आरोपों के बाद आरोपी पक्ष ने इन आरोपों को सिरे से गलत बताया है। लड़कों ने अपनी सफाई में कुछ सबूत पेश किए हैं। आप जो सीसीटीवी फुटेज देख रहे हैं, इसमें आरोपी लड़का नजर आ रहा है। आरोपी पक्ष का दावा है कि जिस वक्त सामूहिक बलात्कार की बात कही जा रही है, उस समय आरोपी लड़का रोहतक नहीं, भिवानी में था। उनका दावा है कि वो लड़का भिवानी में अपनी गाड़ी ठीक करा रहा था। ऐसे में वो उस वक्त रोहतक में कैसे हो सकता है? पुलिस भी इन आरोपों को थोड़ा संदिग्ध मानते हुए दोनों ही पक्षों की दलील को परखकर कार्रवाई करना चाहती है। एक सीसीटीवी फुटेज उन्होंने दी है जिसमें कि वो बामला के एक बैंक में दोपहर के समय थे और वो एक उसके बाद प्रॉपर्टी डीलर से मिले हैं और शाम के समय ऑटो मार्केट में कोई गाड़ी वॉश वगैरह के लिए गए हुए हैं। तो ये सब जो फैक्ट सामने आए हैं उसकी लाइट में इसको इन्वेस्टिगेट हम लोग कर रहे हैं और बाकी जो 3 अक्यूज्ड हैं उनको भी जल्दी ही हम लोग उनको भी पूछताछ में शामिल करेंगे। सूत्रों की माने तो पुलिस ने फोन कॉल की डिटेल्स के आधार पर आरोपी लड़कों की लोकेशन तलाशने की कोशिश की है, जिसमें 3 लड़कों की लोकेशन रोहतक के बाहर बताई जा रही है। फोन कॉल के रिकॉर्ड्स के मुताबिक उस वक्त एक आरोपी अंबाला में था, जबकि बाकी के 2 आरोपी उस वक्त भिवानी में थे। इनमें से एक की लोकेशन भिवानी पुलिस कॉलोनी के पास फ्रेंड्स कॉलोनी बताई जा रही है, जबकि एक आरोपी उस वक्त भिवानी के बामला में था। वहीं पीड़ित लड़की मजिस्ट्रेट के सामने बयान दर्ज कराने से भी बच रही है। बहरहाल पहली नजर में पुलिस की जांच का एंगल सही मालूम होता है, क्योंकि अगर आरोप सचमुच झूठे हैं तो एक तरफा कार्रवाई से आरोपी लड़कों के साथ नाइंसाफी होने का खतरा भी है। फिलहाल पीड़िता रोहतक के अस्पताल में भर्ती है, जहां उसका इलाज जारी है। आनंद तिवारी, रोहतक, IBN 7। अपराध और अपराधियों के खिलाफ जंग जारी है। आगे दिखाएंगे 11 साल की उस मासूम की कहानी जिसे गैंगरेप का शिकार बनाने के बाद दरिंदों ने उसकी हत्या कर दी। और अब बात उस घटना की जिसने देश को दहला दिया। एक मासूम बच्ची के साथ ऐसी हैवानियत की गई जिसे देखकर लोगों की चीखें निकल गई। यह घटना है महाराष्ट्र के अहमदनगर की। जी हां, दरिंदों ने मासूम बच्ची के साथ गैंगरेप किया और इस दौरान उसके शरीर पर इतने जख्म दिए कि बच्ची ने दम तोड़ दिया। इस खौफनाक वारदात की गूंज सड़क से लेकर सदन तक सुनाई दी। सवाल है कि आखिर कब तक हमारे देश की बेटियां यूं ही शिकार बनती रहें। फिर एक निर्भया कांड से दहल गया देश। 11 साल की बच्ची के साथ हुई दरिंदगी। गैंगरेप के बाद बच्ची का किया कत्ल। महाराष्ट्र के अहमदनगर में मासूम के साथ दरिंदगी का सिलसिला यहीं खत्म नहीं हुआ। अगर आपको दिल्ली की निर्भया की कहानी ने दहलाया था तो यकीन मानिए अहमदनगर की निर्भया की दास्तान सुनकर भी आप सिहर उठेंगे। यहाँ भी एक बेटी के साथ ऐसी हैवानियत बढ़ती गई कि उसकी जान चली गई। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के मुताबिक पीड़ित के पूरे शरीर पर जख्म के निशान मिले हैं। उसके निजी अंगों को नुकसान पहुंचाया गया है। उसके बाल नोच लिए गए थे। दरिंदों ने उसके दोनों हाथ तोड़ दिए थे। बताया जा रहा है कि बच्ची को उसकी मां ने पास में ही अपने रिश्तेदार के घर किसी काम से भेजा था, लेकिन कुछ देर बाद बच्ची एक नीम के पेड़ के नीचे अधमरी हालत में मिली और बच्ची के पास ही एक आरोपी खड़ा मिला, लेकिन गांव वालों को अपनी तरफ आता देखकर वो भाग निकला। बच्ची को तुरंत अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। मासूम छात्रा के साथ इस दरिंदगी को लेकर पूरे अहमदनगर में उबाल आ गया। लोग सड़कों पर उतर पड़े। पुलिस प्रशासन के खिलाफ लोगों ने बाजार बंद करा दिए। जगह जगह टायर जलाकर विरोध जताया गया। मामला बढ़ता देख सियासी दल भी इसमें कूद पड़े।
विपक्षी दलों ने मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस से इस्तीफे की मांग की, तो जवाब में फडणवीस ने पीड़ित पक्ष को जल्द से जल्द इंसाफ दिलाने का भरोसा दिलाया। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री को जवाब देना होगा कि इस तरह से कानून का डर क्यों नहीं है, वहाँ इतनी गुंडागर्दी क्यों है, आखिर लोग कैसे साहस करते हैं इस तरह की हरकत करने का। एक दिन के अंदर ही, मतलब नेक्स्ट डे द मेन अक्यूज्ड वाज अरेस्टेड, द अदर टू अक्यूज्ड, one of them was arrested, next was arrested on 16th. So you will have to understand that police have done their job. Now we have to see that they are severely punished. That is our first responsibility. इस मामले के सभी आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है। वरिष्ठ वकील उज्जवल निकम इस मामले में सरकारी वकील नियुक्त किए गए हैं। राज्य सरकार ने पीड़ित परिवार को 5 लाख रुपए की मदद दी है। पीड़ित और आरोपियों के डीएनए सैंपल को फॉरेंसिक जांच के लिए भेज दिया गया है। जहां बीजेपी की सरकार है, जब वहां इनका ये हाल है, तो पूरे देश के अंदर आप समझ सकते हैं। ये दावे, ये वादे, ये सवाल आप पहले भी सुन चुके हैं। दिल्ली की निर्भया कांड के बाद देश को भरोसा दिलाया गया था कि फिर से ऐसा नहीं होने दिया जाएगा, लेकिन न ऐसी वारदातें रुकी, न ही वारदात के बाद होने वाले प्रदर्शनों का सिलसिला। जरा दिल्ली और अहमदनगर की इन तस्वीरों को एक साथ देखिए। क्या कोई फर्क है? क्या इनमें से किसी का दर्द कम या ज्यादा दिखता है? क्या सड़कों पर उतरे इन लोगों के गुस्से में कोई अंतर दिखता है? नहीं। ये घटनाएं हमें बताती हैं कि चाहे देश का कोई कोना हो, अपराधी वहां हो सकते हैं। इसीलिए हर पल रहें चौकन्ना। हम वारदात के बाद की लड़ाई के लिए तो तैयार रहें, साथ ही इस बात के लिए भी तैयार रहें कि खुद के साथ कोई वारदात न हो। अपना ख्याल रखना। ये जघन्य अपराध बताने के लिए काफी है कि महाराष्ट्र में अपराधियों की हिम्मत कितनी बढ़ गई है। सिर्फ नारों और वादों से कुछ नहीं होने वाला, कुछ तो कड़े कदम उठाने होंगे, तभी जाकर हमारे समाज की हर महिला, हर बेटी खुद को महफूज महसूस कर पाएगी। कैमरामैन अर्जुन चिकले के साथ दिनेश मौर्य, मुंबई, IVN 7। जारी है क्राइम के खिलाफ जंग। अपना ख्याल रखना।